बॉटम मोस्ट तो फिर वो बॉटम मोस्ट तो फिर वो T1 का वैल्यू उधर से डाल देंगे 3T1 एक सेकंड mg T minus mg अरे वो रिजल्ट तो सेम ही है ना दोनों को शायद सर ये ठीक है देखते हैं रेडियस का डिवीजन नहीं है अरे रेडियस बाय 3 T maximum minus T minimum अरे T max divided by फिर भी रेडियस तो आएगा T max divided by T minimum 4 है ना तो T maximum is 4 times T minimum है ना इसको यहाँ पुट करो ये कितना आएगा वो तभी इंग्लिश T maximum ना तो T maximum 4 T minimum minus T minimum is equal to 6 mg T minimum की वैल्यू कितनी आएगी और अगर इस लॉजिक से जाओगे तो T minimum कितना होगा T minimum अब वहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन क्या होता है m into v square upon r minus mg that is equal to 2 mg mv square upon r is equal to 3 mg m और m cancel velocity is equal to root over 3 rg 3 into 10 into 10 मतलब रेडियस हमें कितना पुट करना है रेडियस हमें 10 ही पुट करना है 10/3 उससे नहीं आ रहा है बट इससे आ रहा है तो उससे भी आंसर आना ही चाहिए कुछ गलती हुई होगी फिर उसमें कैलकुलेशन T मैक्सिमम और T मिनिमम वहां पे T मैक्सिमम कितना आएगा mv square upon r plus mg is equal to 4 times mv square upon r minus 4 mg बराबर है तो 5 अच्छा हाँ बराबर वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना वेलोसिटी डिफरेंट पोजीशन पे चेंज होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें कॉमन मिलेगी ठीक है क्वेश्चन में तुम्हें T मैक्सिमम T मिनिमम की वैल्यू दिया हुआ है उसका रेशियो दिया हुआ है दैट इज 4 बराबर है और T मैक्सिमम और T मिनिमम का जो डिफरेंस होता है दैट इज 6 ये जो डिफरेंस होता है ये कितना होता है 6 mg होता है ये फिक्स होता है बराबर है तो अपने पास दो इक्वेशन है और दो अननोन तो मैंने T मैक्सिमम को क्या लिखा 4 टाइम्स T मिनिमम अब ये 4 टाइम्स T मिनिमम हो गया तो 4 टाइम्स T मिनिमम माइनस T मिनिमम इज इक्वल टू 6 mg तो 4 T मिनिमम माइनस T मिनिमम करोगे तो कितना आएगा 3 T मिनिमम इज इक्वल टू 6 mg तो T मिनिमम इज इक्वल टू कितना है 2 mg अब T मिनिमम की वैल्यू कितनी आई mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg इज इक्वल टू 2 mg mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू कितना है यहाँ से v की वैल्यू और r वेलोसिटी पूछा है आपसे चलो ठीक है इसमें जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट था वो लिख लो इसमें जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट था वो क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले अच्छा एक काम करो फोटो ले लो जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट था वो आगे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो
बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होता था 6 mg और टॉप मोस्ट पे कितना होता था 0। तो वो हमेशा ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 37 A body of mass m is tied to one end of the spring round the horizontal circle with a constant angular velocity. The elongation in the spring is what? That is 1 centimeter. If the angular velocity is doubled, the elongation in the spring is 5. Then the original length. क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 बात नहीं है। क्या दिया हुआ 37 क्वेश्चन में? एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है। मान लो कि ये क्या है? ये ओरिजिन है। ये स्प्रिंग अभी कैसी है? नेचुरल है। तो एलोंगेशन कितना हुआ? 0, बराबर है। अब इसको क्या करना है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है। ब्लॉक को क्या करना है? सर्कुलर मोशन। फॉर सर्कुलर मोशन एक फोर्स चाहिए विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स आएगा जिसको आप क्या बोलोगे? स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स 1 डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फोर्स 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे? k इंटू x1 बराबर है डिवाइडेड बाय k इंटू x2, और ये क्या प्रोवाइड करेगा? m इंटू r1 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू r2 ओमेगा स्क्वायर। m इंटू r1 को क्या लिखोगे? नेचुरल लेंथ प्लस इनिशियल एलोंगेशन ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू नेचुरल लेंथ प्लस फाइनल एलोंगेशन इंटू ओमेगा। और ओमेगा भी क्या है? ये समझ में आया सबको? जैसे ये स्प्रिंग आप खींचोगे ना, तो स्प्रिंग के अंदर पहला वाला जो एलोंगेशन है उसकी वजह से जो रेडियस बना, ये सर्कल का सेंटर हो गया। तो रेडियस कितना है? नेचुरल लेंथ प्लस x। जबकि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू x, जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एलोंगेशन होगा या फिर क्या होगा? कंप्रेशन होगा। ये सब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? या तो एलोंगेशन है या तो कंप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्कल का जो रेडियस लिखोगे दैट विल बी l प्लस x, बराबर है कि नहीं? कोई डाउट? तो यहाँ इसीलिए मैंने l प्लस x1 लिखा, यहाँ पे l प्लस x2, क्योंकि जब एलोंगेशन x1 है तो रेडियस l प्लस x1 होगा, जब एलोंगेशन x2 है तो रेडियस कितना होगा? l प्लस, बराबर है। अरे k और k तो कैंसिल हो गया, तो इधर क्या लिखोगे? x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू मास मास कैंसिल l प्लस x1 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस x2 ओमेगा 2। यस, x1 बोलो कितना बोला है? x1 एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज 1 और सेकंड केस में इट इज व्हाट? 5। तो 1 यहाँ पे कितना है? 5 इज इक्वल टू l प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 5, बराबर है। ओमेगा 1 तो यहाँ 2 पाई लिखोगे, 2 पाई f1 2 पाई f2, 2 पाई कैंसिल। फर्स्ट वाले केस में कितनी एंगुलर वेलोसिटी है? बाद में एंगुलर वेलोसिटी डबल हुई, तो ये कितना आएगा? 1/4। तो 4/5 इज इक्वल टू l प्लस 1 डिवाइडेड बाय l प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 4l प्लस 20 इज इक्वल टू 5l प्लस 5। तो यहाँ से 60 इधर जाएगा ना? 15 सेंटीमीटर है क्या ऑप्शन? ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 Yes, sir. A particle is moving in the circle of radius r with constant speed. Magnitude of average acceleration after half revolution. देखो velocity का direction क्या होगा? Constant speed है ना? इधर v है, इधर v हो गया. तो change in velocity is what? 2v divided by time. Time की वैल्यू कितना है? pi r upon v. Question क्या हो? ये पहले इस डायरेक्शन में है, इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया? फाइनल. तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है देखो. तो फाइनल माइनस इनिशियल, v और v दोनों सेम डायरेक्शन में कितना हो? 2v डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में? पाई आर अपॉन v ना, v ऊपर में से तो कितना आएगा? 2v स्क्वायर अपॉन पाई. बोलो आगे कौन सा? 39. A particle is moving in the circle with the uniform speed. In moving from a point to another diametrically opposite point, momentum में क्या चेंज आया? देखो velocity में क्या चेंज आया? 2v ना, तो momentum में क्या चेंज आएगा? डेल्टा p is equal to 2 times m into delta delta p is what? That is m into delta v. तो m into 2v. खत्म क्वेश्चन. 39 हो गया. नहीं समझा क्या? मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी. चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. बस आगे बोलो. 40 जो बोलते हैं 45 तुमको 45. A railway track is banked for the speed v by elevating outer rail by height h above the inner rail. The distance between the rail is d. Radius of curvature of the track is. तो radius of curvature पूछा है. देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है. क्वेश्चन नंबर क्या है? tan theta is equal to v square upon rg. ये d है ना. थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये कितना बोला? h बोला है क्या? आउटर एज तो कितना एज किया है? तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन d. ये v स्क्वायर अपॉन rg. क्या निकालना है तुम्हें? v स्क्वायर d अपॉन hg है क्या ऑप्शन में? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट particle having mass m and small m moving the circular path r and p. Time period of both the particles are same. Time period same है. Omega same है. Time period same है ना. और पूछा गया रेशियो ऑफ सर्कुलर वेलोसिटी. ओमेगा इज 2 पाई बाय t सेम है. ओमेगा सेम आएगा. इधर फटाफट क्वेश्चन मैं पढ़ के दूंगा. यस मेंस का 50. ये हो गया 149 पे. कोई डाउट है किसी को? मैं डाउट सॉल्विंग ले रहा हूँ तो बाकी लोग बातें मत करो. मतलब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आ गए होंगे. अब मैं होमवर्क भी चेक करूंगा. मैं तो टाइम पास नहीं करवा रहा. मैंने सॉल्व करने बोला था. सॉल्व किया हो तो डाउट आया होगा. तो चुपचाप देखो या फिर सब आते तुम्हें तो तुम ही आके डाउट सॉल्विंग ले लो. है कि नहीं? मेरा टाइम बच जाएगा. ग्रुप डिस्कशन बोल दो. वैसे भी तुम वही कर रहे हो लेकिन फालतू बात होगा. यस आगे बोलो. मेंस में आओ डायरेक्ट. पैरेलल मेथड का क्वेश्चन. हाँ 150 वाले 8 वाला क्वेश्चन एक बार पैरेलल से कर लो. बता रहा हूँ.
ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। 8th क्वेश्चन। Yes, question number 8. ठीक है, बात है नहीं। A circular disc reaches from top to the bottom of the slide plane of length L. When it slips down, it takes t1 time. When it rolls down, actually ये तो rotational motion का question है। Rolling। ठीक है, आपने ऐसा वाला एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E is equal to root over 2h upon g एक फॉर्मूला होता है, और दूसरा 2h upon g 1 plus k square upon r square ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो डिस्क है, तो डिस्क के लिए k upon r कितना हो जाएगा? r by root 2, सॉरी 1 by root 2। अब दोनों को कंपेयर कर दो, ये स्लिपिंग का केस है और ये इसका रोलिंग का। देख लो कौन से में क्या टाइम आ रहा है, ये t1 और ये क्या है t2। नहीं करोगे यहाँ पे तो में चलेगा, वो रोटेशन में बोलेगा। रोटेशन कौन पढ़ा रहा है? हो गया चालू नहीं होगा, खत्म करो। 9th वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है? A person moved from point A to B on the circular path as shown in the figure. If the distance traveled by the person is 60, then magnitude of displacement। देखो डिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। ठीक है, कितना एंगल सस्टेंड हो रहा है? 135 बराबर है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये अपने पास दो वेक्टर हो गए, यहां से यहां तक का जो पाथ है इसको क्या बोलोगे? डिस्टेंस। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना चला वो? 60 मीटर, और स्पीड दिया हुआ क्या? ठीक है, मत निकालो, सुनो अभी इसको ऐसे कर दो। यहां से यहां तक का टोटल लेंथ एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ डिस्टेंस बोलो उसको, डी इज इक्वल टू आर थीटा। तो डी की वैल्यू कितनी हुई? 60। आर की वैल्यू कितनी दे रखा है? नहीं दिया, कोई बात नहीं। थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 अभी वहां नहीं जाता। देखो ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये आर्क लेंथ जैसा दिख रहा है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एस मतलब वो डिस्टेंस कितना चला वो 60 है, आर तुम्हें नहीं पता है, और थीटा, इसमें थीटा हमेशा रेडियन में लिखते हैं इस फॉर्मूले में। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। ये अगर 45 है, अगर 135 मतलब कितना होगा? 45 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 45 को मैंने पाई बाई 4 लिखा क्योंकि रेडियन में लिखा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दिया हमने? आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी आई? दैट इज ये और ये कैंसिल होगा ना, 20। 80 डिवाइडेड बाय पाई ना, 80 डिवाइडेड बाय। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? चलो ठीक है, ये आपका फाइनल पोजीशन है, और ये क्या है? इनिशियल। ये क्या हो गया? चेंज, है ना। दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, दोनों के इक्वल मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? सुनो ध्यान से, वेक्टर में आपने पढ़ा है कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 2r sin, यहाँ पे क्या लिखते हैं? थीटा बाई 2। तो 2 इंटू r कितना है? 80/5 sin थीटा बाई 2, तो 135/। आगे सॉल्व कर सकते हो, इसका डाउट नहीं। और या तो वो जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि डेल्टा आर का फॉर्मूला क्या आएगा? r² प्लस r² माइनस
2r into r into cos थीटा, वो भी कर सकते हो, जो आपका मन करे वो करो, हो जाएगा 29 उसके पहले कोई डाउट? हाँ जोर से बोल 24 Question number 24 दिया हुआ है, an object moves with a constant speed along the circular path in the horizontal plane with center at the origin. ठीक है, और यहाँ पे बोला गया when the object is at x is equal to +2, its velocity is -4 और x is equal to -2 पे जाएगा, circular path है तो velocity कितनी होगी? +4 और acceleration is v square upon r, that is 4 square divided by 2. A is equal to r omega 2 है, ओमेगा को ध्यान रखो पर मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या बोला हुआ है? फॉर अ पार्टिकल रिवॉल्विंग around the center go with the radius of circular path r, angular velocity omega as shown in below figure. The projection of OP on the x-axis at time t, ठीक है, OP बोला है ना, ठीक है, सुनो अभी ध्यान, ये रब कर दूं क्या? वो नहीं रब कर रहा हूँ, चलिए पहले बात। Question number 29, right? ये 30 है, t is equal to 0, t is equal to t, कितना चला? ओमेगा t, टोटल एंगल कितना सबटेंड हुआ? हाँ यार, कुछ बोलोगे? टोटल एंगल कितना दिख रहा है? ओमेगा t plus 30, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट? ये r है, r cos ओमेगा t plus 30। समझ आया? इसका डाउट था? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31। The chariot of mass battery, किसका डाउट है? थर्ड क्वेश्चन। A chariot of mass 5 kg is going around a merry-go-round that makes one rotation in 3.1 seconds. The radius of merry-go-round is 2 meters. देखो m f इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, f दिया हुआ है ना तुम्हें, कितना? अच्छा स्मॉल f, नहीं f नहीं दिया है, टाइम भी नहीं दिया। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको निकालना है, so f1 डिवाइडेड बाय f2 is equal to mr1 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr2 ओमेगा 2, बस उतना ही करना है। ओमेगा कांस्टेंट ही है, ओमेगा चेंज होने के लिए बोला भी नहीं है ना। रेडियस ऑफ मैरी-गो-राउंड इज 2 मीटर, नहीं वो सब भी नहीं, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? f is equal to mr ओमेगा स्क्वायर, m कितना है? 5 kg, r कितना है? 2 मीटर, ओमेगा कितना हुआ? 2 पाई बाई t होल स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू t दिया 3.14 सेकंड, तो यहाँ पे 3.14 सेकंड, 5 4 से 22 से आगे बोलो। 30 वाला
small block of mass 100 gram is tied to the spring of Question number 30 पूछा है इन्होंने A small block of mass 100 gram is tied to the spring of spring constant 7.5 Newton per meter and length 20 centimeter. The other end of the spring is fixed at a particular point A. If the block moves in the circular path on the smooth horizontal surface with constant angular velocity omega, that is 5 radian per second, about A, then the tension in the spring. F is equal to F R omega square कर दो, F की जगह पे KX कर दो. और कोई डाउट है किसी को? डन. चलो ये फोटो ले लो. आवाज नहीं. लास्ट लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको करंट के बारे में बताया था. सो इट इज करंट, इट इज द फ्लो ऑफ फ्री चार्ज, ठीक है. तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है. कोई भी पेपर देख लो, मिनिमम 1 या फिर 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ये, ठीक है. सो
cross section of the conductor is what? That is the electric current. Electric current फॉर्मूला क्या होगा? I is equal to Q divided by T. ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे आप 7 फंडामेंटल पढ़ते हो उसमें से एक फंडामेंटल ये भी है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट ऑल्सो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, बराबर है। अच्छा, उसके बाद हमने करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस, तो यहाँ पे दो टाइप का रेट होता है, एक एवरेज रेट होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज रेट का फॉर्मूला लिखूं, जैसे I is equal to एक फॉर्मूला लिखा हमने Q डिवाइडेड बाय T। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन मिनिमम क्वांटिटी, एंड दैट मिनिमम क्वांटिटी इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Q की जगह पे आप क्या लिखोगे? N/L/E, बराबर है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? I एवरेज पढ़ा। व्हाट इज I एवरेज? फिर हमने I इंस्टेंटेनियस पढ़ा, डेल्टा T टेंड्स टू 0, इधर क्या लिखोगे? डेल्टा Q बाय डेल्टा T। आप इसको लिख सकते हो dQ अपॉन dt, बराबर है। और इसमें अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना हो तो चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ठीक है। व्हेन I इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लिखेंगे t1 से लेके t2 तक, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है, बट क्वेश्चन आता है। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना इसमें, ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा होगा। देखने में कुछ भी नहीं है, I is equal to dQ upon dt, dQ is equal to I dt, इंटीग्रेट करने के बाद ये रिजल्ट आ जाता है। बट हाँ, इजी है, बट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है, हमने क्या क्या कैलकुलेट करना सीख गया अब तक। अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो चार्ज वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा वो कैलकुलेशन सीखा आपने। दूसरा, हमने दो टाइप का रेट देखा है, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। और इंस्टेंटेनियस में जो टाइम होता है, टाइम वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। मतलब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T में जो डेल्टा T है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें। अगर मैं बोलूं 12 बजे से लेके मतलब 12 से 12:30 के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज द एवरेज। बट मैंने बोला 12 o'clock पे कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में डेल्टा T जो है वो कितना हो जाता है? टेंडिंग टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करते हैं। जब कभी भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो हम क्या यूज करेंगे? डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। एंड दैट विल बी dQ अपॉन dt। और कभी कभी आपको चार्ज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, इन टाइम इंटरवल t1 टू t2 पूछा और करंट दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम क्या यूज करेंगे? दैट इज Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। क्या इतनी सी बात क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं आता? ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट है करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट के बारे में आपने पहले सुन रखा है, करंट डेंसिटी शायद से आपके लिए नया हो, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी पहले इसको समझते हैं। इसको J से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर है। करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा और क्या होगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। मान लो कि अपने पास कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक। अब उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये जो रेशियो है, इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट डेंसिटी। And this current density is always perpendicular to the area of cross section। पहले इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो always perpendicular to the area of cross section, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया is what? That is the current density। कंडीशन क्या है कि ये जो करंट होना चाहिए, मतलब करंट डेंसिटी जो वेक्टर है, ठीक है, it should be always perpendicular to the area of cross section। और अगर नहीं है ऐसा तो हम क्या करेंगे? उसका कंपोनेंट निकालेंगे। मतलब ऐसे समझो कि
डेफिनेशन के हिसाब से ये करंट पर यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया से कितना करंट पास हुआ वो क्या है, J। यूनिट एरिया से कितना करंट पास हुआ वो क्या है, J। ठीक है, तो J इंटू TA एरिया से कितना करंट पास होगा, J इंटू TA। ठीक है, और अगर दोनों के बीच में दोनों, अब जैसे J परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, J क्या होगा, डेफिनेशन वाइज मैंने क्या बताया आपको, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें DA क्या है, DA इज द एरिया वेक्टर, क्या है, एरिया वेक्टर। फॉर स्मॉल एरिया, एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बहुत बड़े एरिया के लिए नहीं, बट स्मॉल एरिया के लिए एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे यहाँ पे एरिया क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, तो DA बार का डायरेक्शन हो गया, ये किसका डायरेक्शन हो गया, J बार का, दोनों सेम डायरेक्शन में, बराबर। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा, ये होगा एरिया वेक्टर, ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर, और इसका जो करंट डेंसिटी हुआ वो इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया DA बार, ये क्या हो गया, J। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा। ठीक है, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आया, DA cos थीटा, तो DI की जगह पे क्या आएगा, DI इज इक्वल टू J इंटू DA cos थीटा। DI की जगह पे क्या आएगा, J इंटू DA cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है, इसमें थीटा की वैल्यू 0, तो DI की वैल्यू कितनी आई, J इंटू DA आता है। और अगर यहाँ पे देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो J बार डॉट DA बार आएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज DI। और बाद में हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके रिजल्ट डिराइव करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले करंट डेंसिटी होता क्या है, ये एक वेक्टर है, बराबर है। अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा और क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लेते हैं, बराबर है। दूसरा मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, तो इट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। मैग्नीट्यूड क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, और डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिखो करंट डेंसिटी, हेडिंग डालो करंट डेंसिटी।